A very good morning to all of you. Welcome to Maluka IAS. My name is Suraj. So today I'm going to introduce you about world map. आज हम वर्ल्ड मैप के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो फर्स्ट हमारे पास है कॉन्टिनेंट्स. तो ये जो नाम है ये आपने स्कूल में जब आप पढ़ते हैं तब आपने सुना होगा. ठीक है, वैसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, वैसे हिंदी में कहा जाता है महाद्वीप. तो कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर दी लार्ज लैंड मास. ठीक है, जो बड़े बड़े लैंड के टुकड़े होते हैं उनको जनरली कहा जाता है कॉन्टिनेंट्स. सेकंड एक नेम आता है दैट इज आइलैंड्स. सो आइलैंड्स आर दे आर बेसिकली स्मॉल लैंड मास. ठीक है, स्मॉल लैंड मास कहा जाता है. तो कॉन्टिनेंट्स, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ. ठीक है, हमारे पास कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. 7 कॉन्टिनेंट्स. मोस्टली ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनके आसपास बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं जिनको हम सिंपली कह देते हैं ओशंस. ठीक है, सो ओशंस आर लार्ज वाटर बॉडीज. ओके, ठीक है. तो लोकेशन देख लेते हैं इन कॉन्टिनेंट्स का. सो लोकेशन में जो वर्ल्ड मैप है उसमें जो अरेंजमेंट है, इसमें फर्स्ट कॉन्टिनेंट है एशिया. ठीक है, सो दिस इज द एशिया कॉन्टिनेंट, राइट. और सेकंड कॉन्टिनेंट है यहां पे, दिस इज द यूरोप, राइट. थर्ड अफ्रीका. Fourth is Australia, then North America, South America, और उसके बाद है एंटार्क्टिका, right? So these are all 7 continents. Number 1, Asia, Europe, Africa, Australia, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका. अब यहाँ पे ये तो बड़ा लैंड मास था. ठीक है, लेकिन इसके साथ में क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे लैंड मास भी आपको कई जगह देखने को मिलेंगे. जैसे ये एक बहुत ही छोटा सा लैंड का एक टुकड़ा है, इसको हम सिंपली यहाँ पे कहते हैं कि दिस इज द आइलैंड. और ये जो आइलैंड है इसका नाम है मेडागास्कर. भारत जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, इंडिया, तो इंडिया के पड़ोस में यहां पे आपको एक और छोटा लैंडमास मिलेगा जिसको श्रीलंका कहा जाता है. ठीक है, जो हनुमान जी जला के भी आए थे. ठीक है, ये वही श्रीलंका है. इसके साथ में यहां पे छोटे छोटे आइलैंड जिनको लक्षद्वीप कहा जाता है, जो अरेबियन सी के अंदर प्रेजेंट हैं. और बे ऑफ बंगाल की तरफ भी भारत के बहुत छोटे छोटे लैंड के टुकड़े हैं, लैंड मासेस हैं, जिनको आइलैंड्स यानी कि बेसिकली इनको कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार. तो ऐसे में जो आइलैंड्स हैं दे आर वेरी स्मॉल लैंड मास एंड द कॉन्टिनेंट्स आर दे आर वेरी लार्ज लैंड मास. ओके, सो दीज लैंड मास ऑल्सो सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज. सो दीज वाटर बॉडीज में जो सबसे पहली वाटर बॉडी है उसका नाम है पैसिफिक ओशन. This Pacific Ocean is the largest water body of the world. सबसे बड़ा जो समंदर है, ठीक है, largest water body is the Pacific Ocean. Second is Atlantic Ocean, ये सेकंड नंबर पे है. उसके बाद आगे जाकर के यहां है दिस इज इंडियन ओशन, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसका नाम एक कंट्री के बेसिस पे पड़ा है. तो यहाँ पे भारत का एक जो प्रेजेंस है वो यहाँ से एक सिग्निफाई होता है कि इंडिया का जो प्रेजेंस है वो इंडियन ओशन में कितना ज़्यादा रहा होगा. मतलब बेसिकली एक ओशन जिसका जो इम्पोर्टेंस है वो उसके ओशन से भी पता चल रहा है, राइट. तो इसके साथ में यहाँ पर रहा आर्कटिक ओशन, और यहाँ पे है काफ़ी छोटा, दिस इज कॉल्ड द सदर्न ओशन, राइट. तो आज तो वर्ल्ड मैप ऐसा दिखता है आपको,
क्या पहले भी कभी ऐसा दिखता था? ठीक है, पहले का मतलब यहाँ पे है मिलियंस ऑफ ईयर्स से। तो अर्थ का फॉर्मेशन ये बताया जाता है कि अर्थ जब बनी थी, ठीक है, तब टाइम था अप्रोक्सीमेटली आज से 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, क्या तब से ये वर्ल्ड मैप ऐसा ही है? तो ऐसे में कई सारे स्कॉलर्स ने इसके ऊपर रिसर्च किया, कई सारे एविडेंस भी उन्होंने बताए, जिससे ये बताया कि पहले वर्ल्ड मैप ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, ये जो आज कॉन्टिनेंट्स आपको जिस लोकेशंस पे मिलते हैं, पहले यहाँ नहीं हुआ करते थे, ये कहीं और लोकेट करते थे। तो अप्रोक्सीमेटली आज से 250 से 300 मिलियन ईयर्स अगो पहले एक बहुत बड़ा लैंडमास हुआ करता था, जिस लैंडमास को पेंजिया के नाम से जानते थे। This Pangea was surrounded by a super ocean, and the name of the water body was called as Panthalassa, right? So उसको Panthalassa कहा जाता था। तो वो कुछ ऐसे दिखता था, right? So this is the basically the location of Pangea. So Pangea was located in the southern hemisphere, जहाँ पे ये सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है, एक साथ थे। लेकिन फिर टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से ये होता है, ये कॉन्टिनेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से ये ड्रिफ्ट स्टार्ट करते हैं और ड्रिफ्ट करके अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं, जैसे कि कुछ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस में चले गए। और आज अगर आप देखोगे तो आज हमें ऐसे इनकी लोकेशन दिखाई देती है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मैप के अंदर डिस्कस किया, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका, इन एशिया और नीचे क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो पहले 250 से 300 मिलियन ईयर्स से वो पहले ऐसी लोकेशन थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से सबसे पहले पेंजिया टूटता है दो पार्ट्स के अंदर। तो एक पार्ट जो था नॉर्दर्न पार्ट, जिसमें आज का यूरोप का पार्ट और कुछ एशिया का पार्ट, और इसके साथ में नॉर्थ अमेरिका का पार्ट जिसको लॉरेशिया कहा जाता है। साथ में कुछ पार्ट जो है वो उसमें एक इंडियन पार्ट भी है जिसको इंडियन प्लेट भी कहा जाता है। सो दिस इज इंडिया, ठीक है, यहाँ पे अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। सो इस लैंड को कहा गया गोंडवाना लैंड। और बाद में ये जब अलग अलग ड्रिफ्ट हुए तो ऐसा पूरा पोर्शन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आज जो वर्ल्ड मैप है जैसा वो बना हुआ है, वो आगे ऐसा नहीं होगा, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक फोर्सेस, राइट? ओके, सो आज की जो हम बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो है उसके अंदर एक एक कॉन्टिनेंट के जो बेसिक फैक्ट्स हैं उन बेसिक फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी जो अलग से हम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उन वीडियोस के अंदर आपको पूरे कॉन्टिनेंट की रिवर्स के बारे में, नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में, लेक्स के बारे में, ठीक है, लोकेशंस के बारे में, उनके अंदर डिस्कस किया जाएगा सेपरेटली, ठीक है। सो नेक्स्ट सबसे पहले हम लेते हैं सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, राइट? सो ये जो एशिया है ये लैंड वाइज अगर देखा जाए, ठीक है, लैंड वाइज इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, सो दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दैट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इसके साथ में देखो लैंड वाइज तो सबसे बड़ा है, लेकिन इसके साथ में आप ये देखोगे कि पॉपुलेशन वाइज भी क्या है, सबसे बड़ा है। यानी यहाँ पे दो धुरंधर तो हैं, एक इंडिया है और दूसरा कौन सा है, चाइना है। जबरदस्त कंपटीशन यहाँ पे पॉपुलेशन में इनके बीच में देखने को मिल रहा है। तो अभी चाइना जो है ये नंबर 1 पे है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 142 करोड़ पॉइंट स्पेसिफिकली 8 इतना करोड़ यहाँ पे पॉपुलेशन है। सो इंडिया भी इसके पास में है, इंडिया की पॉपुलेशन 142 करोड़ के आसपास बताई जाती है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे है चाइना, ठीक है, दूसरे नंबर पे है इंडिया। तो ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास बहुत बड़े स्केल पे पॉपुलेशन है। हिस्टोरिकली एशिया काफी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफी जो है वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस के अंदर ज्यादातर ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई हैं रिवर्स के एरिया में, रिवर्स के आसपास। इसमें जैसे इंपॉर्टेंट रिवर है इंडस, ठीक है, इंडस रिवर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। यहाँ पे आज से 3000 से 4000 साल पहले यहाँ पे एक इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसी तरह से एक सिविलाइजेशन चाइना में थी जिसको बेसिकली हवांग हो के आसपास, हवांग हो यहाँ पे एक रिवर है,
इस रिवर के पास भी एक बहुत पुरानी यानी कंटेम्प्ररी जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो मिलती है। इसके बाद इराक वाले एरिया में, ठीक है, जो यहाँ पे है इराक, इस एरिया में भी हमारे पास एक सिविलाइजेशन थी, और ये जो सिविलाइजेशन थी इस सिविलाइजेशन को कहा जाता है मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन, जो दो इंपॉर्टेंट रिवर्स के आसपास बनी थी, एक यूफ्रेटिस और दूसरी रिवर थी टाइग्रिस रिवर। तो एशिया लैंड वाइज भी बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज भी बड़ा है, रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा यहाँ है, जिस वजह से यहाँ पॉपुलेशन भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। अब कौन से रिसोर्सेज हैं? एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं, वेजिटेशन अच्छा है, रिवर्स प्रॉपरली यहाँ पे काफी सारी हैं, पानी काफी ज्यादा मिलता है, ग्लेशियर्स की अवेलेबिलिटी है। इसके साथ में यहाँ पे अगर देखा जाए इस एरिया में, तो यहाँ एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा होने की वजह से भी पॉपुलेशन यहाँ काफी अच्छी मिलती है, क्लाइमेट भी यहाँ का काफी सपोर्टिव है, राइट। सो एशिया बेसिकली यहां से स्टार्ट होता है इस साइड से, दिस इज द बेरिंग सी, इसको बेरिंग सी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये इंडोनेशिया के पास से यहाँ से होते होते पूरा इंडिया यानी कि साउथ एशिया, और इधर से ये अफ्रीका से अलग होके, ठीक है, रेड सी के एरिया से अलग होके यहाँ से मेडिटेरेनियन सी, और ये टर्की जो है, सो टर्की को कहा जाता है द लैंड ब्रिज बिटवीन एशिया एंड यूरोप, राइट। सो उसके बाद कुछ पार्ट इसका एशिया में, ठीक है, रशिया का भी है, जिसको हम लोग यहाँ पे साइबेरिया वगैरह भी कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द साइबेरियन पार्ट। और वैसे तो रशिया को माना जाता है यूरोपियन कंट्री, क्योंकि उनकी जो 80% पॉपुलेशन है वो सारी यहाँ पे यूराल माउंटेन्स के आपको वेस्ट की तरफ मिलेगी। इधर उनका कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा यूरोप कॉन्टिनेंट से मिलता है, सो उसको कंसीडर किया जाता है कि यूरोपियन कंट्री, लेकिन इसका बहुत बड़ा जो लैंड एरिया है वो एशिया के बीच में भी स्प्रेड है, राइट। सो ऐसे ये पूरे जो थे वो थे बेसिक फैक्ट्स ऑफ एशिया, राइट। सो नेक्स्ट मैप में चलते हैं, नेक्स्ट मैप में जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। Okay, so next is North America. So in this North America continent जो है, इसको कहा जाता है this is the New World. New World. बात है 14th सेंचुरी के आसपास की, 14th सेंचुरी। इस टाइम पे दो ट्रेवलर्स जो थे वो इंडिया की तरफ उन्होंने जाना स्टार्ट किया था, एक का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस और दूसरे वास्को दी गामा। और इनकी जो जर्नीज थी, उन जर्नीज को स्पॉन्सर किया था कई सारे किंग्स ने, उनको पैसे दिए थे कि आप इंडिया जाके आइए, इंडिया के लिए एक नया सी रूट ढूंढ के आइए और देख के आइए कि इंडिया में किस तरह से वहाँ पे ट्रेडिंग चलती है, कैसे वहाँ पे लोग वहाँ की चीज़ों के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसे आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा थे जो फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। इंडिया कॉटन फेमस था, स्पाइसेस फेमस थी, तो ऐसे में डायरेक्ट सी रूट निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहले तो लैंड के थ्रू जाना पड़ता था, तो लैंड के थ्रू बीच में काफ़ी सारे ऐसे मिडलमैन पड़ जाते थे। तो उसमें क्या था कि डायरेक्ट अगर सी रूट मिल जाता है तो उसमें फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो वास्को दी गामा जो थे वो भारत पहुंच गए 14th सेंचुरी के आसपास। वैसे क्रिस्टोफर कोलंबस भी निकले थे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड आइलैंड्स के पास पहुंचते हैं, और यहाँ जब वो पहुंचते हैं 14th सेंचुरी में 1498 में, तो यहाँ देखते हैं कि ये तो एक अलग ही जगह है, ये तो इंडिया लग ही नहीं रहा, क्योंकि उस टाइम तो सैटेलाइट नहीं होते थे या जीपीएस नहीं होता था कि हम उसमें से देख सकें कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज तो ये सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। बट ये पहुंचते हैं न्यू फाउंडलैंड। अब जैसे ये न्यू फाउंड आइलैंड्स में पहुंचते हैं तो ये वहां पर रेड इंडियंस को देखते हैं, और देख करके उनको ये पता चलता है कि एक ये ऐसी दुनिया है जो बिल्कुल अभी नहीं है, जिसके बारे में अभी यूरोप वाले सेक्शंस में या बाकी सेक्शंस में अभी तक पता ही नहीं है। इसी वजह से इस पूरे एरिया को कहा जाता है न्यू वर्ल्ड, राइट। सो इस कॉन्टिनेंट के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और लेक्स हैं, और जिनमें कुछ लेक्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ये जो ग्रेट लेक्स हैं, ये 5 लेक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिसमें लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, ठीक है, लेक एरी, लेक ओंटारियो, ये इनके नाम हैं। और इस एरिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही ये काफ़ी ज़्यादा, अगर देखें तो प्रॉस्परस रीजन इसको दुनिया का माना जाता है।
राइट। सो ऊपर कनाडा है, बीच में यूनाइटेड स्टेट्स है, नीचे क्या मिलेगा, मैक्सिको देखने को मिलता है। सो दिस इज द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, बाकी फैक्ट्स में हम इसमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो अगले फैक्ट्स हैं, ठीक है, अगला जो मैप आता है दैट इज द अफ्रीका। सो दिस अफ्रीका मैप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके बीच में से पास होता है इक्वेटर, और इक्वेटर के साथ में ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है। अकेला एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पास कर रहे हैं। तो अफ्रीका को कहा जाता है कि अफ्रीका इज ब्लैक कॉन्टिनेंट। ब्लैक कॉन्टिनेंट। अब ब्लैक कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि अफ्रीका के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था। ठीक है, अभी रिसेंटली ही बहुत सारी चीजें यहां से बाहर आ रही हैं, पता लगती जा रही है। दूसरा, अफ्रीका के अंदर जो ट्राइबल डाइवर्सिटी है और यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, इनमें सिविल वॉर के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, गरीबी बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को मिलती है। इसके साथ में इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंट ऑफ प्लेटोज। कॉन्टिनेंट ऑफ प्लेटोज। प्लेटोज बहुत ज़्यादा हैं, और प्लेटोज हैं तो इनकी हेल्प से यहाँ पे क्या मिलेंगे, कई सारे मिनरल्स मिलते हैं। एंड मिनरल्स आर द बैकबोन फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये भी बताया जाता है। तो साथ में क्या मिल रहा है, प्लेटोस हैं, मिनरल्स हैं इसके अंदर। इसके साथ में दुनिया का सबसे जो बड़ा हॉट डेजर्ट है जिसको सहारा डेजर्ट कहा जाता है, सहारा डेजर्ट, ये भी इस कॉन्टिनेंट के अंदर है। सो यूनिकनेस इस कॉन्टिनेंट में ये है कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर एक तो बहुत ज्यादा ड्राइनेस मिलेगी, साथ में कुछ ऐसे एरियाज भी इस कॉन्टिनेंट के अंदर प्रेजेंट हैं जिनमें बहुत ज्यादा डेंस वेजिटेशन, यानी कि डेंस वेजिटेशन भी यहां मिलता है, राइट। और कुछ फिर नीचे फिर क्या मिलेंगे, कुछ और डेजर्ट्स यहां पे देखने को मिलते हैं। सो अफ्रीका की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ डाइवर्सिटी है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, और काफी अभी ये पीछे है कॉन्टिनेंट, उतना डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो पाया है। तो इंडिया और जो जापान है वो मिलकर के यहाँ पे काफी सारी डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे चलाया भी जा रहा है, राइट। सो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। सो साउथ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जिसके बीच में से भी यहां से पास करता है इक्वेटर। ठीक है, इधर से इक्वेटर पास कर रहा है, और इक्वेटर पास करने के साथ में ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां बहुत बड़े स्केल पे दुनिया की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, दिस बायोडाइवर्सिटी इज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, ठीक है, और इसके साथ में बर्ड्स। सबसे ज्यादा यही डाइवर्सिटी है, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उन फॉरेस्ट को कहा जाता है अमेज़न फॉरेस्ट। तो दीज अमेज़न फॉरेस्ट आर द डेंसेस्ट वेजिटेशन, एंड दीज अमेज़न फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। अब लंग्स ऑफ द वर्ल्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दे प्रोड्यूस 20% ऑफ ऑक्सीजन। तो 20% ऑक्सीजन दुनिया का यहां से आता है, इस एरिया से। काफी ज्यादा न्यूज में भी ये रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्बनाइजेशन की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि ये जो फॉरेस्ट है इनमें फायर के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हैविली यहाँ पे हो रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज जैसे हो रहा है तो उसके लिए एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो सकती है, राइट। इसके साथ में जो अफ्रीका है, सो अफ्रीका दिस इज द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कई सारे फिशिंग ग्राउंड्स भी हैं जहाँ पे बहुत बड़े स्केल के ऊपर फिशिंग होती है, फिशिंग जोन है इस एरिया में। डाइवर्सिटी मैंने आपको बता दी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, और डेवलपमेंट भी यहाँ धीरे धीरे अब काफ़ी अच्छा हो रहा है। सो दिस इज द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद जो नेक्स्ट आता है, सो नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया
जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट के बीच में से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ऑस्ट्रेलिया मेजॉरिटी में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया मेजॉरिटी में डेजर्ट है, ठीक है। इसमें जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो इसकी कोस्टल सिटीज में है, जैसे यहाँ पे कोस्टल सिटी है पर्थ, फिर यहाँ पे, ठीक है, एडिलेड, एडिलेड के बाद सिडनी, ठीक है, कैनबरा, ब्रिस्बेन। तो मैक्सिमम कोस्टल सिटीज आपको मिलेंगी। अंदर मैक्सिमम क्या है, ये डेजर्ट का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे विंड्स ड्राई होती हैं, जैसे गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ठीक है, तनामी डेजर्ट। सो मोस्टली डेजर्ट है, राइट। कंगारूज के बारे में आपने सुना होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर क्या मिलते हैं, कंगारूज मिलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके जो पैसिफिक साइड पे, यानी यहाँ पे जो पैसिफिक ओशन है, इधर एक बहुत ही ज्यादा फेमस, ठीक है, बेसिकली कोरल्स की कॉलोनी है, कोरल कॉलोनी। और इस कोरल की कॉलोनी को कहा जाता है, दिस इज दी, ठीक है, यहां इस पूरे पोर्शन में मिलती है, इसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, राइट। सो दिस इज अबाउट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है। सो मेजॉरिटी में यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। सो ये तो जस्ट हमारी एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। इस इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया वर्ल्ड मैप की बिल्कुल बेसिक फैक्ट्स के बारे में। और आगे जो अगली हमारी वीडियो होगी उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एशिया के बारे में, और एशिया की रिवर्स, एशिया की लेक्स और इसके साथ में जुड़े और फैक्ट्स के बारे में हम काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।